अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स प्लस में वसीम लियाकत। और कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, तीसरा T20 कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और इफ्तिखार ने और फ़हीम अशरफ ने कुछ इज़्ज़तें हमारी बचा ली और कुछ चढ़ाई की। इफ्तिखार की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स देखने को मिली। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान 4 रन शॉर्ट रहा और ये मुकाबला न्यूजीलैंड अपने नाम करने में कामयाब हुआ। अगर इफ्तिखार को जल्दी भेज दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट थोड़े से मुख्तलिफ होते। क्यों इफ्तिखार को 8वें नंबर पर भेजा गया और क्यों उससे पहले आने वाले तमाम तर बल्लेबाज फेल हुए? क्या कि पीछे मकसद ये तो नहीं है कि टॉप जो 3-4 बल्लेबाज हैं वो ना चलें तो उसके बाद टीम हार जाए या ना हारे? इस तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साद अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। साद, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है? आपने देखा लास्ट नाइट मैच हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम में और इफ्तिखार तो चले, इफ्तिखार के ऊपर हम पहले बात करेंगे, लेकिन इफ्तिखार 8वें नंबर पर क्यों आए? बहुत शुक्रिया कि आपने शो में दावत दी। देखिए इसनैन, कोई भी हार पे बात नहीं कर रहा है। इस वक्त बात कर रहे हैं सब लोग कि इफ्तिखार को 8वें नंबर में भेजा क्यों, किसने भेजा, क्यों भेजा, ये फ़ैसला आखिर क्यों लिया गया। तो देखें, अगर ये कप्तान का फ़ैसला था तो बड़ा ही ये बुरा फ़ैसला था, क्योंकि एक बैट्समैन जो कि आपका प्रॉपर हिटर है, जो कि मैच को फिनिश करना जानता है, उसको आप नंबर 8 भेज रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो कि एक प्रॉपर बॉलर है, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन शाह अफरीदी ने 150 की पिंडी स्टेडियम में, उसके बाद फाइनल मैच में उन्होंने 35 रन स्कोर किया, तो क्या वो प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए? तो ये काफ़ी सवाल उठता है कि कप्तान आखिर उसने अगर ये फैसला लिया तो क्यों लिया। क्योंकि आप देखें कि एक प्रॉपर बैट्समैन है इफ्तिखार, जिसने T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की। अफगानिस्तान में उसको मौका नहीं मिला। पहले T20 मैच में उसने 19 बॉलों में 36 रन स्कोर किया 173 के स्ट्राइक रेट से, और कल उसने 24 बॉलों में 60 रन स्कोर किया। क्या वो इतना बड़ा उसको आपने कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उसको दिया कि वो जाके मैच फिनिश करता? तो एक बड़ा एक गलत फैसला था, काफ़ी तनकीद हो रही है इस फैसले पे। देखिए, इफ्तिखार अहमद एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो जाके किसी वक्त भी मैच का पासा पलट सकता है। तो ये एक फैसला जो किया गया है, लोग हार में बात नहीं कर रहे, लोग इस फैसले में बात कर रहे हैं। देखिए, आपने पाकिस्तान सुपर लीग की बात की। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान सुपर लीग एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग में आप कप्तान होते हैं, शाहीन खुद कप्तान होता है, कभी तीसरे नंबर पे आ जाता है, कभी दूसरे नंबर पे आ जाता है। बाई इट्स नेशनल ड्यूटी, और इस नेशनल ड्यूटी में आपके खिलाफ अगर न्यूजीलैंड की सेकंड ईयर की भी बॉलिंग है ना, लेट्स सपोज मान लेते हैं, इस बॉलिंग में भी आपको मार्क हेनरी नजर आएंगे, यहाँ पे भी एडम मिलन आपको नजर आएंगे, जिमी निशाम नजर आएंगे। इट्स नॉट इजी ट्रैक भाई, और इट्स नॉट इजी बॉलर्स। ठीक है, उनके पास वर्ल्ड का एक्सपोजर मौजूद है, वो दुनिया के डिफरेंट ममालिक में जाके खेल चुके हैं। शाहीन अफरीदी यार इफ्तिखार से पहले आ रहा है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा ना, वो एक क्या कहते हैं कि 2 टाइटल जितवा दिए शाहीन शाह अफरीदी ने। थोड़ा सा एक मतलब समझता है भाई जी मेरी भी चलनी चाहिए शायद, तो इसलिए शायद उन्होंने भी कहा होगा मुझे भेजें, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे भी उनकी कप्तानी के बहुत सारे लोग जो है, देखिए पाकिस्तान सुपर लीग एक डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे आप चले कप्तान है, अगर आप कप्तान हो हसनैन अपनी टीम के, तो आप भी बल्ला उठा के जा सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान टीम है यहाँ पे, जो एक प्रॉपर बैट्समैन है उसका हक बनता है। शादाब खान अफगानिस्तान से नंबर 7 पे आते रहे, अब इफ्तिखार कल नंबर 8 पे आया, तो एक ज्यादती है इफ्तिखार के साथ भी। और मुझे लगता है उसे गुस्सा निकाला आगे, उसने कहा जी मुझे लेट भेजा, चलो मैं फिर भी गुस्सा निकालता हूँ आगे। जिस किस्म की उसने इनिंग्स खेली, जितनी तारीफ बनती है उसकी कम है। जी हाँ, लेकिन अगर लेट्स सपोज इफ्तिखार कामयाब हो जाते तो फिर बाबर आजम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते और आके बैठते और कहते देखें मेरे तो प्लान एग्जीक्यूट हुए, डेफिनेटली मैं जो है ना वो यही प्लान थे मेरे। इफ्तिखार को पीछे मैंने रखा, वो इसी वजह से रखा कि देखें इफ्तिखार का तो यही प्लान था ना। डेफिनेटली तनकीद कर बाबर में तनकीद कर रहे हैं ना, यही प्लान था इफ्तिखार का हमारा जी। अगर सर ये प्लान चल जाता, आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा फिर। सर हो जाए ना जी, वो तो होता रहता है इससे पहले भी। क्या आप बाबर आजम पे आप तनकीद भी नहीं कर सकते आप? नहीं, देखिए बिल्कुल, इफ्तिखार जैसे बंदे को आपने क्यों भेजा यार 8वें नंबर पे? यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि यार ये फैसला मैनेजमेंट का था, कप्तान का था, जिसका भी था, ये गलत फैसला था। अगर बाबर आजम ने इफ्तिखार को नंबर 8 पे भेजा है तो बाबर आजम साहब ने ये बड़ा गलत फैसला किया। अच्छे कप्तान है, ठीक है जी, अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले क्या कह रहे थे बाबर आजम साहब कि जी हम यंगस्टर्स को बिल्कुल नहीं आजमाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे। जिस दिन एक दिन पहले हमारी उसके बाद एक दिन बाद हमारा T20 था, हम फैसला करेंगे कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना। ये तो आपकी प्लानिंग है यार। एक और बात आपने नोट की है कि सैम अयूब पहले मैच में उसको जल्दी मौका मिला, उसने 47 स्कोर किया। कल और परसों का मैच आपने देखा है। अब लोग काफी सवाल उठा रहे हैं, 6-7वें नंबर पे आ रहा है। काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक नया लड़का है, यंग टैलेंट है, हमने इसको तैयार करना है।
अब जब ये ओपनर नहीं आ रहा है, इसको हम नीचे भेजेंगे तो ये इसका हाल फ़खर जमान वाला ही होगा, जिस तरह अच्छा, ये बाबर साहब फिर कहते हैं जी साइम अयूब बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको जिस भी नंबर पे यूज करें नहीं, ना, अच्छा player आप तो इसको है। नहीं 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 इसको जिस भी नंबर पे अच्छा इस वजह से है कि वो तीसरे पे भी खेलना चाहता है, चौथे पे भी खेलना चाहता मजबूरी है, है। पांचवे पे भी, मजबूरी है। ठीक है। और भाई तुम क्यों नहीं खेलना चाहते? आखिर ये आपने कोई निकाह किया वो ओपनिंग के साथ, ये बताए ना। मजबूरी है ना, फिर मजबूरी है, उसे खेलना पड़ रहा है भाई, उसको ऊपर मौका नहीं मिल रहा। आप देखें कि रिजवान, बाबर आजम, वो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के बाद भी अगर ये दोनों रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, ये ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप ओपनिंग चल रही है और स्कोर भी कर रहे हैं। लेकिन मसला देखें, हमें इन दोनों से मसला नहीं है कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप exactly. नहीं, देखिए मसला ये नहीं है कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों कर रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को जितवा रहे हैं। मसला ये कि जो नया लड़का आ रहा है, सैम अयूब है, फ़खर जमान है, प्रॉपर ओपनर थे। फ़खर तो चलो ठीक है, नीचे आके उसे रन्स कर देता है क्योंकि उसकी एक अलग टेक्निक है, वो एक अच्छा प्लेयर है। सैम देखिए, सैम भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन सैम की जो नंबर है ना, वो ओपनर ही बनता है। उसको जब नीचे आएगा तो उसको मसला होगा, आप भी देखें मसला होगा ना उसको दोनों मैचेस में। तो थोड़ा सा इस पर भी सोचना चाहिए कि हमने नया लड़का, उसको ज़ाया मत करें। मेरा ख्याल है मिकी आर्थर साहब भी आ चुके हैं, उसके ऊपर भी बात होगी, तो बाबर के लिए तो मसाइल तो बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नजम सेठी साहब कह चुके हैं, और अच्छी बात है नजम सेठी साहब की जानिब से कि मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे कप्तानी दूंगा। जब आपके फैक्ट एंड फिगर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कप्तानी नहीं मिलेगी, और अभी भी वो एडॉक बेसिस पे है कि पक्का कप्तान नहीं है बाबर आजम। वैसे देखें, नजम सेठी साहब की मुझे समझ नहीं आती, हर रोज़ वो एक नया बयान दे रहे होते हैं। कभी कहते हैं जी मैंने बाबर से बात कर ली है, वर्ल्ड कप तक वही कप्तान है। कभी कहते हैं जी कप्तानी पे भी सोच रहे हैं, शायद हम कप्तान बदला दें किसी एक फॉर्मेट का। कभी कहते हैं जी हमने पूरा मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी है, बस आप ही चलेंगे। मुझे लगता है नजम सेठी साहब भी शायद उनको भी रोज़े लग गए हैं काफ़ी, उनकी भी कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या बातें कर रहे हैं आजकल। आपने अगर फैसला करना है तो आप बिठाएं बाबर आजम को, जी उसको पुल आप और के कि आप कप्तान है भाई 2 साल तक, आप जितनी मर्जी तनकीद हो, जितना मर्जी आप बुरा खेलें अच्छा खेलें, कप्तान आप ही है। लेकिन थोड़ा सा ये भी मसला है कि समझ उनकी भी नहीं आ रही, मुझे शायद उनको रोज़े लग गए ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा शायद थक भी गए होंगे। लेकिन सर ये बताइएगा, शादाब खान आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये जिस नंबर पे आते हैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। देखिए, मैं अफगानिस्तान सीरीज आपने फॉलो की होगी बड़े अच्छे तरीके से, उस पर वो नंबर 7 पे खेल रहे थे खुद और एज ए कैप्टन, हाँ एज अ कैप्टन, और जहाँ पे यंगस्टर थे, जहाँ पे उनको तीसरे नंबर पे आना चाहिए था, चौथे नंबर पे आना चाहिए था। तो देखिए उनकी भी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, कल के मैच में उनका 18 में 18 स्कोर था, और अगर अब तक 93 T20 मैचेस खेल चुके हैं, 43 इनिंग्स खेल चुके हैं, 560 रन है, एक उनकी निफ सेंचुरी है। तो अब काफ़ी सवाल उन पर उठ रहे हैं कि क्योंकि उसामा मीर, क्योंकि अब डोमेस्टिक में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान सुपर लीग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो लोग कह रहे हैं कि अब इस लड़के को भी मौका दिया जाए। इस लड़के ने परफॉर्म किया है बड़े अरसे से पाकिस्तान में, क्या वाइस कैप्टन होने के नाते क्या शादाब भी खेलता रहेगा? ठीक है, रेस्ट दे थोड़ा उसको, उसामा मीर को थोड़ा सा आजमाना चाहिए था इस सीरीज। देखिए, उसामा मीर को तो इस वजह से नहीं आजमा रहे ना कि वो बस शादाब चल रहा है, तो जब तक वो चल रहा है, जब तक मतलब कि बिल्कुल वो एंड हो जाएगा, तो फिर इस शादाब को हम उठा के बाहर फेंक देंगे सिस्टम से। उसामा मीर 50 साल का हो जाएगा। हाँ, नहीं, उसामा मीर 50 का नहीं होगा, ये 2-3 साल की बात है ना। हमने देखा इस तरह उमर अकमल के साथ भी हुआ, इसी तरह अहमद शहजाद के साथ भी हुआ, इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। जब तक वो एक सर्कल में चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं, परफॉर्म करें ना करें, लेकिन जो ही उनकी परफॉर्मेंसेज डाउन होती हैं, थोड़ी सी डाउन होती हैं, और एक दफ़ा वो सर्कल से बाहर हो गए, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में ट्रिपल सेंचुरी लगा लें, मैं कहता हूँ कि 4 सेंचुरीज लगा लें, कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन देखिए हसनैन, आपका अपना ओपिनियन होगा, मेरा ये है कि शादाब खान हो गए और दीगर जो अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास मजीद, अगर वो मेरे नज़दीक अगर वो 5 मैचेस में ना 0 में भी आउट हो तो बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि वो इस वक्त टीम की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप तक ये कम्बिनेशन बरकरार रहेगा, इसको मजीद ये हिलाएंगे नहीं। दूसरा ये है कि देखिए, अगर बाबर आजम है, उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की, 7 रन भी कर रहे हैं, रिजवान भी स्कोर कर रहे हैं, तो अब रिजवान का ये था कि कल उन्होंने सेंचुरी स्कोर की ना, हमने तारीफ की, बनती थी, पहले तो बनती है ना, ठीक है, तारीफ बनती थी। आज वो मैच हार गए अपनी कैप्टनसी की वजह से। आज क्या हम यहाँ पे ये कहना स्टार्ट करते हैं जी कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए उनका एक जो फैसला, उनका जॉब है छक्का मारना, हमारा जॉब है काम करना। बिल्कुल, उनका एक फैसला था, बड़ा गलत फैसला कि उन्होंने कल इफ्तिखार अहमद को नंबर 8 पे क्यों भेजा, क्योंकि कप्तान ही फैसला करता है ना भाई अपने बंदे को कि आपने अब तूने जाना है भाई, तूने जाना है। इसके बाद वो सिचुएशन देखता है मैच की। तो थोड़ा सा ये बड़ा गलत फैसला, काफ़ी तनकीद हुई सोशल मीडिया पे इस पर, और जिन्होंने तनकीद की उनको गालियाँ खानी पड़ी सोशल मीडिया पे। वो समझते हैं कि बाबर आजम ने जो कर दिया वो ठीक है, मतलब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, उसने गलत भी किया। सिस्टम चल रहा है ना, रेड लाइन, बाबर इज और रेड लाइन सियासत चल रही है, मुझे भी लग रहा है। मतलब नहीं, जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स में चल रहा है ना कि फलां इज हमारी रेड लाइन, तो इसी तरह यहाँ पे भी चल रहा है, बाबर इज रेड लाइन।
देखिए बाबर रेड लाइन, देखिए क्रिकेट जिस दिन लड़का परफॉर्म करेगा हम तारीफ़ करेंगे, जिस दिन गलत करेगा हम तनकीद करेंगे। हमारा काम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिकेट को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। तो अब जो हमें सुन रहा होगा, अगर देखें जिस दिन बाबर परफॉर्म ना भी करे, हम उस दिन अगर उसकी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे जी ठीक है, उसने बड़ी सी कप्तानी की, तो जो सुन रहा होगा कि भाई क्या यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कल उसने ये किया, परसों उसने ये किया। तारीफ़ बनती है जब वो अच्छा परफॉर्म करे। Exactly. तो देखिए बिल्कुल। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी यहाँ बात कर लेंगे हम शाहीन शाह अफरीदी के मामले में, कि वो भी मुझे बिल्कुल आपको समझ आई है इस फैसले की कि शाहीन शाह अफरीदी, चलो ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग में आप देखोगे बल्ला उठा के नीचे आए थे जी। फाइनल में, बड़ी वीडियोस बनी, बड़ी मतलब सोशल मीडिया पे टॉप 10 के कप्तान चीता है खुद बल्ला उठा के, और लग भी गए ना 35 स्कोर किया और फाइनल में उन्होंने थोड़ा सा अच्छा उन्होंने मतलब स्कोर कर दिया। क्या कल भी यही सिचुएशन थी? नहीं, कल ऐसी सिचुएशन नहीं थी। कल हमें ऐसा बंदा चाहिए था जो इनिंग्स को बिल्ड करे। ठीक है, तो कौन था? इफ्तिखार था ना? इफ्तिखार था। एग्जैक्टली इफ्तिखार था यार एक समझने की बात है हसनैन साहब के शाहीन क्या प्रॉपर एक ऑलराउंडर है, वो भाई बॉलर है, उसको आप बॉलर पे अच्छा, किसी ज़माने में आपको पता है शादाब खान ने बैटिंग स्टार्ट कर दी थी, बॉलिंग भी भूल गए थे। अब मेरे हिसाब से इसको भी शाहीन शाह अफरीदी साहब को भी जो है ना वो बैटिंग का दिल आया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये बॉलिंग ना भूल जाए। आपको पता है कि ये किस लिए बैटिंग अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि अब इन्होंने खेलनी आगे फ्रेंचाइज क्रिकेट, इंग्लैंड में आगे पीछे काउंटी क्रिकेट, तो वहाँ पे ऑलराउंडर चाहिए होते। जिस तरह आप टेप बॉल की क्रिकेट देख लेना, ऑलराउंडर की बड़ी डिमांड होती है। यही बात है, वहाँ पे अगर आप बॉलिंग के साथ साथ अगर आप 20-25 स्कोर करेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। अगर आप सिर्फ बॉलिंग करेंगे ना तो आपकी इतनी बल्ले बल्ले नहीं होगी। मतलब अगर ये रेट बढ़ाना है आपने अपना लीग क्रिकेट में ही, तो आप लाहौर कलंदर की जानिब से खेलें, किसी और की जानिब से तीसरे नंबर पे आगे खेल देना, पाकिस्तान की जानिब से क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं आप। देखिए एक समझ से बाला तर है, और फिर देखें वही बात है कि एक प्रॉपर बैट्समैन है उसको नंबर 8 पे भेज रहे, और एक जो प्रॉपर बॉलर है उसको ऊपर भेज रहे। पाकिस्तान दूसरी आपने कल नोट किया होगा कि सोशल मीडिया पे लाहौर कलंदर का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे जमान खान की तस्वीर लगाई गई और एक साइन लगाया गया यूँ सोचने का। इसका मतलब आपको पता है कि इसको सोचने का कि इसको आज बाहर क्यों बैठाया? क्या आप फ्रेंचाइज क्रिकेट बताएगी पाकिस्तान की टीम को कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलेगा? सियासत हो रही है, आप सही कह रहे हैं। सियासत हो रही है, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा चलते हैं, एक ज़मान वाला पॉइंट तो मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा, क्योंकि ज़मान को बैठाना यार, अगर आपके मुताबिक वो सियासत तो हो रही है एक तरफ, लेकिन उसका बैठना बनता नहीं था। 2 विकेटें ले चुका है, डेप्थ ओवर में अच्छा बॉलर है। नसीम के ऊपर भी बात कर लेंगे, 88 पे 7 आउट है, 88 पे 7 आउट है, आपकी टीम मैच हार चुकी है। फिर एंट्री डाली इफ्तिमिनिया, लेकिन आज उसकी तारीफ बनती है भाई। आज उसने ऐसा कर दिया कि उसकी तारीफ बनती है। एंट्री मारी है और उसके साथ जो है फ़हीम अशरफ साहब मौजूद थे, और राणा साहब भी कमाल हो गए उम्र के बाद। तो राणा साहब का छक्का जो है देखिए बरकत आ गई। राणा साहब देखे इस PSL में भी उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पिंडी स्टेडियम में उन्होंने उनको बड़ा फॉलो किया, लाहौर में भी उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो थोड़ी सी उन्होंने अपनी बैटिंग में और बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लाई है राणा फ़हीम अशरफ साहब ने, क्योंकि काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि राणा फ़हीम अशरफ साहब काफ़ी ऐसे से चल नहीं पा रहे, रन्स नहीं करके दे रहे पाकिस्तान टीम को। लेकिन अब थोड़ा सा वो हमें ये 3-4 मंथ हुए, उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई अपनी बैटिंग में भी, और काफ़ी मतलब निखार पैदा हुआ उनकी बैटिंग में। तो काफ़ी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि राणा फ़हीम अशरफ जो कि बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी पसंद करके दे रहे, तो एक अच्छा फैसला है। देखें, अब इफ्तिखार की भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि अब पूरे मैच पे हमने बात कर रही है, लेकिन पहले हम तनकीद कर चुके, चढ़ाई कर चुके, शादाब पे भी कर चुके। अब इफ्तिखार को तो शाबाश देनी होगी। जिस लम्हे वो आया, टीम वाज डाउन एंड आउट, और उसने छक्के लगाए और बड़े बड़े छक्के लगाए। ये नहीं कि कोई छोटे छक्के लगाए, और जो आखिरी गेंद पे वो आउट हुआ, वो जिमी निशाम आपको पता है किस तरह के बॉलर हैं, थोड़ा सा स्लो रन करवा जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कमाल जो है ना वो। देखिए इफ्तिखार अहमद की आपको बात याद होगी पुरानी, कि जब वर्ल्ड कप जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने कहा था कि मेरे लिए वहाँ छक्के मारना कोई मुश्किल नहीं है, चाहे बड़ा ग्राउंड हो। तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी हंसी मजाक किया कि इफ्तिखार अहमद साहब ने बड़ा बयान दे दिए, देखते हैं। लेकिन उन्होंने अपने बयान पे कायम रहे। वो याद होगा कि इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग्स खेली, 2 उन्होंने लिस्ट सेंचुरियाँ स्कोर की वर्ल्ड कप में, और उन्होंने हमें काफ़ी इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच था वही उन्होंने हमें रन निकाल के दिए। लेकिन हम हार तो गए थे। लेकिन इफ्तिखार अहमद एक ऐसा बैट्समैन है, मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टीम को जितवाने के लिए वो काबिल है। दूसरा कि आप सोचना ही होगा कि वर्ल्ड कप में इफ्तिखार अहमद होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि वनडे में उनका नाम नहीं है स्क्वाड में। तो इस खिलाड़ी का वनडे स्क्वाड में ना होना, इस किस्म का खिलाड़ी जो कि मैच को फिनिश करना जानता है, तो इस पर भी काफ़ी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे आप जितनी भी बात करें, उसकी तारीफ जितनी भी करें कम है, क्योंकि वो बैक टू बैक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ा तगड़ा हिटर है वो, किसी भी
ठीक हो गया। साथ वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात करेंगे और इफ्तिखार अहमद वर्ल्ड कप में गपशप को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब बात कंटिन्यू रखेंगे जहां पर ख़त्म हुई थी। साद अब्बासी का कहना है कि इफ्तिखार अहमद जैसा बल्लेबाज हमें वर्ल्ड कप में चाहिए और इसी असना में हमें बिलाल अकील साहब ने ज्वाइन किया है लाहौर से। बिलाल, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले कल इफ्तिखार की इनिंग्स के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, साथ ने भी सवाल उठाए कि इफ्तिखार अहमद क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसा चाहिए, इस तरह का बंदा चाहिए कि जो इनिंग्स को बिल्ड भी कर सके और लेटर पार्ट पे थोड़ा सा फिनिशिंग टच भी दे सके। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को बड़े अरसे से तलाश थी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की। और क्योंकि हमने देखा बड़े लोगों को मौका देकर देख लिया था, आसिफ अली, खुशदिल शाह, इसके अलावा दीगर बैटर्स थे, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। और मिसबा भी इफ्तिखार के बारे में कहते थे ये 3D है, मिस्टर 3D है, यानी कि ये हर तरफ शॉट जो है वो हर डायमेंशन में खेलना जानते हैं। तो इसका सबूत उन्होंने कल भी दिया और इससे पहले भी कई इनिंग्स में वो दे चुके हैं, तो वो MCG में हो या सिडनी में हो, इसके अलावा दीगर ग्राउंड्स में हो। तो गुज़िश्ता रोज कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी इफ्तिखार अहमद ने साबित किया और एक ऐसे मैच जिसको यही समझा जा रहा था कि ये वन साइडेड हो गया और अब चेज नहीं हो सकता, तो वहां से इफ्तिखार अहमद ने बड़ा शानदार कमबैक किया और जो सोया हुआ क्राउड था उसे जगाया। और मैच फिनिश तो नहीं कर सके, लेकिन पूरे क्राउड ने उन्हें उनकी जो इनिंग्स थी उसको सराहा। जिस तरह से उन्होंने बिल्ड की इनिंग्स और अपने साथ फ़हीम अशरफ को लेकर चले। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा था कि फ़हीम अशरफ को वो नहीं खिला रहे या खुद ही खेलना चाह रहे हैं। तो खिलाड़ी बड़ा वो ही होता है जो अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर चलता है। बिलाल और भाई, एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे कि क्या आप समझते नहीं है कि इफ्तिखार जैसे कद काट के बल्लेबाज को, जो कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन उसको 8वें नंबर पे भेजा गया, ये कोई बैड कैप्टनसी हमें नजर आई काफ़ी। जी, कैप्टनसी को बैड नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बड़े मौके देखे हैं ऐसे। अगर आप बात करें एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला हुआ था जिसमें पाकिस्तान जीता था, उसमें मोहम्मद नवाज को 7वें नंबर से जो है वो 2 डाउन भेज दिया गया था। तो ये रोटेशन पॉलिसी होती रहती है। कप्तान, क्योंकि जाहिर बात है जो ग्राउंड में बैठे होते हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उनको किस टाइम पे किस प्लेयर को यूटिलाइज किया। और अगर कल एक शॉट इफ्तिखार अहमद की वो लग जाती जिसपे वो कैच आउट हुए हैं, जो कि हवा में उसके बाद तो बाबर भी आके कहते यही प्लान था, इसी वजह से भेजा उनको। बिल्कुल। नहीं बिलाल भी, एक सवाल है लाइटर मोड पे। मैं अभी साथ के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि देखिए कल बाबर ने मैच जितवाया, ठीक है, उसने 100 रन बनाए, हम सब ने मिलकर तारीफ की ना। आपका काम भी बोलना है, हमारा काम भी बोलना है, साथ का काम भी बोलना है, तमाम जर्नलिस्टों का काम बोलना होता है। कल एक डिसीजन हमें गलत लगा तो हम तो बोलेंगे, लेकिन हम जब बोलेंगे तो फिर बाज़ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होती और एक वो साथ आते हुए कहते हैं यार आप जो है वो बाबर आजम पे तनकीद कर रहे हैं, आपके ऊपर तो सोशल मीडिया जो है ना ब्रिगेड। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब वो परफॉर्म कर रहे हैं हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, जब वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते ना ठीक है जी तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। प्यार तो जरूर है लेकिन जीत तो लाजमी चाहिए ना हमें। नहीं, बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए और तनकीद से ही जो है वो खिलाड़ी भी सीखते हैं और वो इसको जज भी करते हैं। मेरे हिसाब से कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमने देखा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी वैसी नहीं रही। अगर आप देखें एशिया कप में देख लें, जहां हमारे मतलब श्रीलंका के साथ हम फाइनल खेल रहे थे, उसमें भी मुझे पर्सनली लगा कि बाबर की कैप्टनसी उस वर्ल्ड कप के एशिया कप के फाइनल में बेहतर नहीं थी। और अगर कैप्टनसी को थोड़ा बेहतर किया जाता और वहां पर थोड़ा अक्लमंदी से जो विकेट टेकर बॉलर्स थे उन्हीं को ही कंटिन्यूसली लगाया जाता या थोड़ी रोटेशन की जाती, तो शायद मेरे हिसाब से ये हम वो फाइनल जीत सकते थे। लेकिन खैर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम ने बिल्कुल दूसरा मैच जितवाया, शानदार सेंचुरी स्कोर की, बट इट डजंट मीन कि हम मतलब यही कहते रहे कि तुम जीतो या हारो, हम तुमसे प्यार है। बाबर आजम ने ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इफ्तिखार को 8वें नंबर पर भेजना ये ज्यादती होती है खिलाड़ी के साथ, बिल्कुल ज्यादती होती है। लेकिन अगर देखें कि इफ्तिखार अहमद
वैसे तो हर नंबर पर खेल लेते हैं, अब उन्होंने प्रूव भी किया इस चीज को। उनको 2 डाउन बेच के देखा, उनको 3 डाउन बेच कर देखा, 4 डाउन उन्होंने खेला हुआ है, तो वो हर नंबर पर सेट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर बात करें हमारे जो टॉप 4 हैं, खास तौर पे बाबर, रिजवान, फखर और साइम, जाहिर बात है जब भी आप कोई भी मैच खेल रहे हो ना, तो आपके जो टॉप 4 बैटर्स होते हैं ना, आपकी सबसे ज्यादा उम्मीदें उनसे होती हैं कि यार ये अच्छा स्टार्ट देंगे तो पीछे से आने वाले जो बैटर्स हैं उन पे प्रेशर भी कम होगा और वो उसी कंटिन्यूटी को लेकर चलेंगे। लेकिन हमने देखा पहले मैच के अलावा दूसरे मैच में बाबर और रिजवान अच्छा खेले, फखर साइम नहीं खेले। पहले मैच में हमने देखा कि फखर और साइम खेल गए और उसके बाद दूसरे तीसरे मैच में दोनों बैटर्स जो है वो नहीं चले। इमाद वसीम को आप देख लें, इमाद वसीम के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो उन्होंने पीएसएल में हमने सबने देखा कि शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही और खास तौर पे जो उनकी एवरेज थी वो मोर देन 100 थी। तो अगर उनकी इस तरह की एवरेज को देखा जाए तो इमाद वसीम से भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब जिस तरह से बाबर आजम ने उनको पिछले मैच में भी ऊपर मौका दिया, गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ उसमें भी उनको ऊपर मौका दिया, लेकिन इमाद वसीम शायद वो प्रेशर को मतलब ठीक हो गया, प्रेशर को कंटेन नहीं कर पा रहे। अच्छा, सर मैं ज़रा साथ कुछ बिलाल सवाल से ये करना पूछना चाह चाह रहा था कि बिलाल, कल हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज दिया गया इफ्तिखार अहमद से पहले। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में ठीक है अच्छी बैटिंग की शाहीन ने, पिंडी में उन्होंने 50 स्कोर की, फाइनल मैच में उन्होंने 35 स्कोर किया। थोड़ा सा ये फैसला आपको दुरुस्त लगता है कि शाहीन को ऊपर भेज देना इफ्तिखार अहमद से? मुझे तो ये फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लगता और मुझे तो ये था कि इमाद वसीम से भी पहले इफ्तिखार अहमद को भेजना चाहिए था, क्योंकि जब आपकी एक इफ्तिखार अहमद एक प्रॉपर बैटर है और ये इमाद नहीं, वैसे वसीम ये क्या सोच के भेजा होगा शाहीन को उन्होंने ऊपर? मेरे ख्याल से यही सोच वही के लाहौर वाला सोचा होगा ना, जो आएंगे और छके छके मार जाएंगे, वो जिस तरह लाहौर में उन्होंने किया था। यही सोचा था कि मतलब अगर वो आएंगे, ग्राउंड में आएंगे, हो सकता है थोड़ी सी हिटिंग वगैरह करें, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपकी एक प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है आप उसको लेकर चलें। और मैंने बाबर की कैप्टनसी में ये चीजें देखी हैं कि वो किसी भी मौके पर कुछ ना कुछ रोटेट कर देते होते हैं। मैं भी आपको जैसे मिसाल दे रहा था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस दिन जिस दिन एशिया कप में हम यूएई में मौजूद थे, आप भी मेरे ख्याल से हमारे साथ मौजूद थे साथ, तो हम उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवाज यहाँ पर आकर, यार नवाज को क्यों भेज दिया, नवाज यहाँ पर कैसे आकर खेलेगा। लेकिन आपने देखा नवाज ने इनिंग मैच फिनिश किया और मैच फिनिश किया। तो ये अक्सर बेशतर आपकी ये होती है कि ठीक हो गया वो, मतलब एक किस्म का बिलाल भाई वो एक तुक्का होता है और तुक्का चल जाए तो ठीक, तुक्का ना चले तो ठीक। हमारे साथ रहिएगा, बस साथ से एक सवाल कर लेते, काफी देर से खामोश है, आपसे अब सवालात का सिलसिला इसने स्टार्ट कर दिया। साथ ये आपने पहले भी निशानदेही की थी पहले आने से पहले, लेकिन मेरे पास क्योंकि अब वो एकदम उस लम्हे में पहुंच आया हूँ कि जमान खान को आउट किया गया। ठीक है, आपने वो जमान खान की पिक्चर का भी बताया जो लाहौर कलंदर ने शेयर की, और नसीम को इन किया गया। हालांकि इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था जमान खान ने लास्ट 2 मैचेस की अगर बात की जाए, और उन्होंने विकेट्स भी लिए और उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी थी। ये क्या है, मतलब ये अकोमोडेशन पॉलिसी है कि हमने एक बंदे को अकोमोडेट करना है, नसीम को खिलाना ही खिलाना था? अगर उसी लाइनअप के साथ जाते आप जो है तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो आपने बात की कि सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल होगी जो कि लाहौर के अंदर की जो फ्रेंचाइज है उसने एक तस्वीर लगाई जमान खान की और ऊपर एक इमोजी डाला कि सोचना, वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे क्यों किस लिए तीसरे T20 मैच में बाहर रखा टीम से। तो वो एक थोड़ी गलत तस्वीर थी, काफ़ी तनकीद हुई उस पर कि इस किस्म की पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी लाहौर के अंदर की फ्रेंचाइज को। तो देखें, जमान खान एक अच्छा बॉलर है और बड़ा उसने अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाया भी है डेथ ओवर्स में। आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग में और अफगानिस्तान सीरीज़ में उसने परफॉर्म करके दिया है। तो ठीक है, नया लड़का है, परफॉर्म कर भी रहा है, तो उसको आपने मुझे लगता है कि इसलिए बिठाया होगा क्योंकि शायद वो अब क्योंकि आगे जो 2 मैचेस आ रहे हैं शायद उसमें भी नई चेंजिंग हुई, सबको मौका दे जा रहे हैं। नसीम शाह भी एक अच्छा बॉलर है, परफॉर्म करता आ रहा है, पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो जमान खान के साथ साथ शायद इसलिए मुझे लगता है उसको मौका दिया गया कि शायद अब नए लड़कों मतलब जो मजीद जो चांस है वो दिए जाएँ, और लग यही रहा है कि जो अगले 2 मैचेस में भी शायद चेंजिंग नजर आएंगे। अच्छा सर, बिलाल भाई, तीसरे T20 इंटरनेशनल में हमें तो उसी स्टैंड के साथ जाना चाहिए था, उसी जमान खान के साथ जाना चाहिए था, और हमें चाहिए ये था कि हम पूरी जोर लगाएं और ये T20 मैच जीतें।
और उसके बाद जो लास्ट 2 मैचेस हैं उसमें अपनी बेंच को जो हमारी है ना उसको ट्राई करें ताकि थोड़ा सा बेंच का भी टेस्ट हो जाए। तो ये तो बड़ा कैजुअली खेले आखिरी तीसरा T20। बिल्कुल बनता भी यही था कि जमान खान या जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसके साथ हम जा रहे थे, उसको बरकरार रखते। हालांकि जब जमान खान को पहले T20 मैच में शामिल किया गया तो एहसानुल्लाह के हवाले से बड़ी तनकीद है। एहसानुल्लाह के जो फैंस हैं उन्होंने भी बड़ी तनकीद की कि उन्होंने जिस तरह से शारजाह में बॉलिंग की थी और वहां पर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जो खास कह लें कि एक मेन बॉलर का किरदार अदा किया था वहां पर जाकर। हालांकि नसीम शाह उनसे सीनियर है, लेकिन नसीम शाह ऐसी बॉलिंग नहीं कर सके, हालांकि तजर्बाकार भी थे, लेकिन उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एहसानुल्लाह को रखेंगे टीम में, लेकिन एहसानुल्लाह को नहीं रखा गया। उस पर भी काफी मुझे भी हैरत हुई कि आपको एक ऐसा बॉलर लेकर जाना चाहिए जो खास तौर पे बाउंसर अच्छे कर सके। अब आप देख लेंगे शाहीन अफरीदी उस तरह बाउंसर नहीं करते, उनके ज्यादा यॉर्कर्स हैं। हारिस रऊफ भी आप देख लें कि वो मतलब पूरी विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, लेकिन एहसानुल्लाह एक आपके ऐसे बॉलर हैं क्योंकि आपका एक आप अगर देख लें कि हमारे भी बैटर्स खास तौर पे शॉर्ट बॉल को खेलना उनके लिए काफी मुश्किल होता है, तो और खास तौर पे पाकिस्तानी विकेट्स पे। तो मेरे हिसाब से ये एहसानुल्लाह को भी रखते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन नसीम शाह मुझे नहीं समझ आ रही नसीम शाह की परफॉर्मेंस को एकदम क्या हो गया है। वर्ल्ड कप के बाद आप देख लें लाइमलाइट में चले गए, एड शेड्स कर रहे हैं आजकल दुबई में जाके और स्टार आ जाती है ना बिलाल भी स्टार। अच्छा देखिए बिल्कुल बिलाल ने सही कहा कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको बरकरार रखते तो बेहतर होता, क्योंकि जमान देखे परफॉर्म करता आ रहा है, नया लड़का है और नया लड़का एकदम इस तरह आया है, उसका जो दिल है वो शेर वाला है। उसने देखे डेथ ओवर जो किए बड़े अच्छे किए, उसके साथ काफ़ी बिल्कुल बात हो रही थी सादुल्लाह की कि उसको भी अगर मौका दिया जाता नसीम शाह की जगह तो बेहतर था। यंग लड़का है, परफॉर्म भी कर रहा है और अच्छे बाउंसर भी कर रहा है, पेस भी अच्छा है, तो बिल्कुल बात उनकी ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो चौथा T20 मैच पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा उसमें कौन बैठता है कौन खेलता है, लेकिन अच्छे मैच मुझे लग रहे हैं क्योंकि अब एक देखिए हसनैन, एक तरफ से हमें दुख हुआ कि पाकिस्तान हारा, लेकिन एक तरफ से थोड़ी खुशी भी है कि चले थोड़ा सा सीरीज में इंटरेस्ट बाकी है। ठीक हो गया। अच्छा सर थोड़ा सा न्यूजीलैंड के हवाले से बात करते हैं। जिमी निशाम ने भी इस हवाले से निशानदेही की कि हम कल के दिन बेहतर खेले, स्पेशली टॉम लेथम के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें अच्छा आगाज़ फराम किया और उसके बाद बॉलिंग में भी हमने अर्ली विकेट्स ली। तो न्यूजीलैंड की भी तारीफ बनती है कि जिस टीम के साथ वो आए थे आखिरकार वो टीम उनके साथ रिजल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर आप टीम की बात देखें तो कल जो विकेट बनाई गई थी ना, हम क्योंकि लाहौर में रहते हैं, हमें पता है कि ये विकेट कल वाली विकेट थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के बैटर्स ने खेला उस पे विकेट पे, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग था। उनका स्टार्ट बड़ा जबरदस्त था और बात यही है कि पाकिस्तान ने दोनों मैच में टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। तो क्योंकि उनको पता था कि वो चेज ज्यादा मतलब चेज करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, डिफेंड, क्योंकि पाकिस्तान की आपको भी पता है कि शुरू से ही हमेशा से हमारी जो स्ट्रेंथ रही है वो बॉलिंग रही है कि हम अपनी बॉलिंग पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं एज कम्पेयर टू बैटिंग। कि अगर हम जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने 130 समथिंग स्कोर किया था, लेकिन हम ये पूरी उम्मीद है कि हमारी जो बॉलिंग है ना वो हमें संभाल लेगी और काफी हद तक हमने देखा कि हमारी बॉलिंग ने उसको डिफेंड करने की कोशिश भी की थी। तो इसी तरह इसी माइंडसेट के साथ दोनों मैचेस में बाबर आजम ने पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन जब न्यूजीलैंड ने देखा कि वो चेजिंग में चेज नहीं कर पा रहे तो जैसे ही वो टॉस जीते तो उन्होंने भी बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम डिफेंड करेंगे और वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए। तो ये मेरे ख्याल से एक टॉस बड़ा मैटर करता है पाकिस्तानी विकेट्स पर और दूसरा ये होता है कि हमारी जिस तरह से स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो हमें बॉलिंग पे ज्यादा वो होता है कि यार अगर हम टॉस जीत जाएं तो हम बैटिंग करें, बैटिंग करके हम एक जो टारगेट होता है वो दें और उसके बाद अपनी बॉलिंग को बेहतर करें। मैं एक और चीज बीच में ऐड करना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की जो बॉडी लैंग्वेज थी हमें कल ज्यादा बेहतर दिखाई दी एज कम्पेयर टू जो लास्ट 2 मैचेस हैं। उन्होंने कल जिस तरह से फील्डिंग में जान मारी, हमें लग रहा था, वाकई पता लग रहा था कि कोई वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस हुए बिल्कुल डाउन एंड आउट फील्डिंग क्योंकि आपको पता है कि शोबे होते हैं मुख्तलिफ, आप मुख्तलिफ जगहों पे हर प्लेयर की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आप उसको देख रहे होते हैं। तो हम मतलब ये जज कर रहे थे, सारे दोस्त आपस में ही बात कर रहे थे कि जिस तरह से
न्यूजीलैंड टीम खेल रही है कि वाकई लग रहा है कि ये बी टीम आई है, लेकिन जैसे कल उन्होंने खेला वो बिल्कुल वो A टीम की वाकई तरफ ऐसे लग रहा था कि वाकई कोई टीम आई है पाकिस्तान के। साथ साथ मैं आपसे एक सवाल भी करता हूँ। जमील शाम ने यह भी कहा जी कि हम पहले कंडीशन से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, अब कंडीशन से भी हम वाकिफ हो चुके हैं और कंडीशंस जो जो हमारे लिए साजगार हो रही हैं तो हमारी परफॉर्मेंसेज उससे बेहतर से बेहतर होंगी। बिल्कुल देखें, अभी अभी PSL भी खेलने गए थे वो, और उनको बखूबी आइडिया है पाकिस्तान के पिचेस का भी। और देखें, काफ़ी लोग शुरू में ये कह रहे थे कि जिस तरह अभी बिलाल ने बात की कि न्यूजीलैंड की टीम है वो B है C है। देखें, इंटरनेशनल टीम है और उनके जो खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ मालूम में जाकर टूर्स करते हैं, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, तो ये कहना भी थोड़ा गलत होगा। और बिल्कुल पहले 2 मैचेस में जिस तरह उनकी टीम थोड़ी सी डाउन नज़र आई, लेकिन कल जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी बिल्कुल आउट ऑफ मतलब बॉक्स आए वो, जिस तरह उन्होंने कल खेला और शुरू में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। लेकिन मेरे नज़दीक उन्होंने कल स्कोर कम किया, जिस किस्म की उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी टॉम लैथम की और डेरिल मिचेल की, अच्छा जा रहे थे, लेकिन एकदम उनकी जो विकेट्स गिर की। यहाँ तारीफ बनती है हारिस रऊफ की, काफ़ी तनकीद कर रहे थे लोग हारिस रऊफ पे कि हारिस रऊफ को क्या हो गया भाई, लेकिन उसने इन 3 मैचेस में 10 विकेटें ले ली और दोबारा से ना वो वापस अब गुड बुक में आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी तनकीद हो रही थी कि हारिस रऊफ पे विकेट नहीं ले पा रहे, स्कोर उनको पड़ रहा है। लेकिन कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और जो उनके पिछले 2 मैचेस थे वो भी अच्छे गए, तो काफ़ी मतलब अच्छा साइन रहा न्यूजीलैंड की तरफ से भी और हमारी टीम की तरफ से भी। बिलाल, टॉम लेथम और डेरिल मिचेल इन दोनों ने तो परफॉर्म किया, लेकिन अब मसला न्यूजीलैंड के लिए भी कहीं ना कहीं बन रहा है कि उनके जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा। छोटा छोटा चिप इन भी कर दिया जाए ना, पहले हमने देखा 2 मैचेस में चैपमैन बड़ा अच्छा खेले, लेकिन उसके अलावा कोई भी चिप इन भी नहीं कर रहा, तो न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं परेशान जरूर होगा, स्पेशली अपनी बैटिंग को लेकर। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो ही हमें बैटिंग में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं वो। और हमने देखा अभी परफॉर्मेंस से भी पता चल रहा है, टॉम लैथम ने जिस तरह से कल रात परफॉर्म किया, और उसके बाद उनके साथ डेरिल मिचेल एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। और उसके साथ चैपमैन ने 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन देखिए कल उनकी एक तो बारी बड़ी लेट आई चैपमैन की, उनको इतनी बॉल्स नहीं मिली खेलने के लिए। ये बेसिकली आपका देखें, जब भी आप एक नई टीम के साथ जाते हैं तो आपको एक जेल इन होने में, एक कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मेरे हिसाब से अभी न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस खेले हैं और इससे कबल वो श्रीलंका में सीरीज खेल के आए हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते टाइम लगेगा। और देखें जब जेल इन होने लगेंगे दोबारा से उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो उन्हें ज्वाइन कर बिलाल लेंगे। ने कहा ना कम्बिनेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा छोटा सा सवाल ये बनता है, जल्दी जल्दी टाइम भी थोड़ा कम है, कि बिलाल कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि देखें पहले मैच में बाबर आजम और रिजवान जल्दी आउट हुए, सैम अयूब को पूरा मौका मिला, उसने 47 स्कोर किया, उसके बाद दोनों मैचेस में वो लेट आया, उससे परफॉर्म नहीं हुआ, तो क्या ये कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा? बिलाल 1 मिनट, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे जो है ना जवाब लेंगे। वी विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक और बिलाल से ये जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डिस्कशन का सिलसिला जारी और सारी था और साद अब्बासी ने एक सवाल किया था बिलाल से। बिलाल, आपके पास जल्दी से आएंगे और उस सवाल का जवाब दें, और फिर इसके बाद 1-2 और भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करनी है। कि साथ जो सवाल बेसिकली आपका यही था कि कॉम्बिनेशन के ऊपर आप बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन जो है, और स्पेशली साइम अयूब के ऊपर, कि जब वो अर्ली आते हैं 1-2 ओवर्स विकेट पे आते हैं, विकेट गिर जाता है दूसरे ओवर में या पहले ओवर में, तो वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो छठे सातवें पे आते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि वो ओपनर है और उनको चौथे या पांचवें नंबर पे खिलाया जाता है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा बड़ा पुराना मसला रहा है। अगर ये आप काफी सालों से यही इशू चलता आ रहा है कि हमारे पास 7 से 8 ओपनर्स होते हैं, हमने उन्हीं में से ही जो है वो ओपनिंग पेयर अपना सिलेक्ट करना होता है, उसमें से ही 1 डाउन बनाना होता है, उसमें से ही 2 डाउन बनाना होता है, उसी में से ही 3 डाउन बनाना होता है। अगर आप रिजवान को देख लें, बाबर को देख लें, फखर को देख लें, टाइम को देख लें, आप मोहम्मद हारिस को देख लें, उसके बाद आप शान मसूद को देख लें, तो आप अगर ये तमाम तर ये जो 6 का इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अपनी उसमें ओपनिंग करते रहे, सारी जिंदगी इन्होंने ओपनिंग की है। ऐसे और अब आकर आप इनको कहते हैं कि यार आपका हम नंबर चेंज करेंगे, या आपको हम फिर तीसरे पे खिला देंगे, आपको चौथे पे खिला देंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो टीम का हिस्सा रहे,
चाहे वो दूसरे पे खेले, चाहे वो तीसरे नंबर पे खेले, चाहे वो चौथे नंबर पे खेले। आप देखें कि उमर अकमल का भी यही इशू था। उमर अकमल टीम से बाहर हुए, उनका भी यही इशू था कि वो कहते थे कि मुझे ऊपर नंबर्स पे खिलाएं, ऊपर उनको बारी नहीं मिलती थी, उनको खिलाते थे 7वें नंबर पे, तो ये इशू होता था। आप देखें अब्दुल्ला शफीक देख लें, वो आपके ओपनिंग बैट्समैन बैटर रहे हैं। अब इशू ये ऐसे क्लियर हो सकता है कि जो आपके डोमेस्टिक में, जो मिडिल ऑर्डर में आपके अच्छे परफॉर्म करने वाले लोग हैं, अब जैसे आप इफ्तिखार की बात कर रहे थे, स्टार्ट ही हमने इफ्तिखार से लिया था, तो इफ्तिखार आपके मिडिल ऑर्डर के प्रॉपर बैटर हैं, ठीक। वो प्रॉपर मतलब कि मिडिल वो ऑर्डर में वहीं से देखिए ना, मैंने पिछले दिनों भी एक एक्स टेस्ट क्रिकेटर से बात हुई, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे ज़माने में ये होता था कि ओपनर की जगह ओपनर ही रिप्लेस करता था, मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर रिप्लेस करता था। अब जो है, क्योंकि T20 के आने के बाद जो है ना, बंदा कहता है कि जिस भी नंबर पे आ जाए। अच्छा सर, उमर अकमल के हवाले से बात करेंगे, साथ आपसे भी अब बात कर लेते हैं। उमर अकमल ने कहा जी कि टिकटॉक, उनसे सवाल किया गया एक पॉडकास्ट में जी कि टिकटॉक क्यों बनाते हैं। उन्होंने कहा यार फैमिली के फंक्शन होते हैं, टिकटॉक बना ली जाती है। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि ये जो सीनियर्स हैं, जो मुझे कहते हैं कि मैं इमेच्योर हूँ, मेच्योर नहीं हुआ, उनके हवाले से ऐसे राज है मेरे पास कि अगर मैं खोल दूँ तो फिर आप लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। क्या कहेंगे साहब? देखिए बिल्कुल हसनैन, उमर अकमल की अगर बात की जाए तो नो डाउट एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद ख़राब किया इसी चक्करों में, क्योंकि आप देखें काफ़ी उनके हवाले से मीडिया में ख़बरें रहती हैं कि उमर अकमल ने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं टिकटॉक वगैरह, ये सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम में नहीं रहेंगे, तो इसी तरीके से ही देखें वो टीम से बाहर हैं, क्योंकि उनको बड़े चांस मिले, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बिलाल जिस तरह बात की कि उनका भी काफ़ी अच्छे से मसला चलता आ रहा था कि मुझे ऊपर क्यों नहीं खिला रहे, तो उनको भी काफ़ी इश्यूज़ रहे थे। इस तरह अहमद शहजाद भी है, आजकल काफ़ी मीडिया में आ रहे हैं अहमद शहजाद, और काफ़ी वो रो रहे भी रही है कि मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा, मुझे ना PSL में मौका मिल रहा, ना मुझे डोमेस्टिक में मौका मिल रहा है प्रॉपर, और हमें क्यों नहीं चांस मिल रहा। तो देखिए अब इनका वक्त गुजर गया, इनको जब मौका मिला था तो इन्होंने मौके के साथ साथ अपना टाइम भी ज़ाया किया, और जिस तरह इनको प्रॉपर मौके मिलते रहे, लेकिन इन्होंने उस तरह से मतलब अपने आप को मतलब यूज़ नहीं किया, मतलब क्रिकेट को मतलब इन्होंने मतलब उसका उस तरह फोकस नहीं रखा, और जो बाकी जो चीज़ें थी उनमें ये घुसे रहे, और इन पे काफ़ी तनकीद भी होती थी। और अब इनको जाके एहसास हो रहा है, क्योंकि अब तो पानी इनके ऊपर से गुजर चुका है, अब तो चाहे बेशक इनको एहसास हो, मुश्किल लग रहा है कि उमर अकमल और अहमद शहजाद दोबारा बिलाल 158 मैचेस खेले हैं ओडीआई के, सिर्फ ओडीआई की अगर बात कीजिए उमर अकमल ने, और फिर भी अभी वो कह रहे हैं जी कि हमें प्रॉपर चांस नहीं मिले। जब आपको चांस मिले, आपने सिर्फ 1-2 सेंचुरीज लगाई, उसके बाद आप 38 पे, 37 पे, 46 पे आउट हो जाते थे, कैजुअली खेलते थे। जितना टैलेंट उमर अकमल पे था, इतना टैलेंट मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अभी तक इतना टैलेंटेड प्लेयर मैंने नहीं देखा, लेकिन अपने टैलेंट को ज़ाया कर दिया। अब ये कहना जी कि चांस नहीं मिलता, ये तो गलत होगा ना? मैं साद की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अब इनकी उम्र गुजर चुकी है। अगर आप कहें कि इनको दोबारा से मौका दिया जाए, एक बार दोबारा से इन्हें जो है वो डोमेस्टिक में पूरा मौका दिया जाए, फिर उसके बाद देखिए कि हर खिलाड़ी का एक वक्त होता है। अहमद शहजाद अपने एटीट्यूड की वजह से जो है वो टीम से बाहर हुए, ये तो सब लोगों को पता है बिल्कुल। कि उनके जो भी इश्यूज थे, वकार यूनुस के साथ इश्यूज थे। लेकिन मैं उमर अकमल के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। उमर अकमल को जितना मैं जानता हूँ, उमर अकमल के साथ कुछ ज्यादतियां भी हुई, और कुछ उनके अपने एटीट्यूड की वजह से भी वो मारे गए। कुछ उंज अब भी रामा हो गया ज्यादतियां सन, कुछ कर दे ज्यादतियां लोग भी यहाँ पे जालिम हुई सन। कि बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। अब इसमें इशू ये आया कि आप जो लास्ट ये टेस्ट सीरीज खेलने गए थे उमर अकमल, जहां से इसके बाद इनको टीम से मतलब फारिग किया गया, वहां पर अब देखें जो एक आप पार्ट टाइम विकेट कीपर और एक प्रॉपर विकेट कीपर में बड़ा फर्क होता है। अब आपका जो प्रॉपर विकेट कीपर है वो मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद रिजवान है, ये दो प्रॉपर विकेट कीपर है। अगर आप फखर को कहेंगे यार आप विकेट कीपिंग कर लो, ठीक है, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि एक वो प्रैक्टिस में नहीं है, दूसरा आपको भी पता है कि 140 से 100, अब जैसे हारिस ने गुज़िश्ता रोज जो है वो 148.2 की बॉल भी की है, जी जी। 147, 145, इससे ऊपर उनकी बॉल है, तो उसको हर बॉल को पकड़ना, और आपको पता है खास तौर पे टेस्ट मैच में, तो ये उन पे भी कुछ बर्डन डाला गया कि जी आप विकेट कीपिंग करेंगे तो आपको टीम में रखा जाएगा। फिर और बड़े इश्यूज थे जो इनके, अब मैं आपको खुल के बताऊं कि अब ये जैसे लास्ट PSL खेले हैं, इसमें उमर अकमल को एक तो प्रॉपर चांस उस तरह नहीं दिया गया,
एक मैच में उन्हें टॉप ऑर्डर पे खिलाया गया, उसके बाद उन्हें मौका मिला 7वें 8वें नंबर पे, कभी Exactly. 6ठे नंबर पे, कभी और वो 7वें भी नंबर पे, आखिरी के कभी मैचेस 8वें में। नंबर पे, वो भी आखिरी 2-3 मैच। ये प्लेयर के लिए थोड़ी सी मुश्किल का टाइम होता है, लेकिन मैं भी इसको यही वो साथ वाली बात कि अब इनका वक्त निकल चुका है, अब हमारे पास मौका नहीं है कि हम इनको मजीद टीम के साथ रखें और इनको साथ चलाएं। हमें मजीद जो नया टैलेंट है उसको मौका देना होगा। हमें मिडिल ऑर्डर के लिए कामरान गुलाम को मौका देना होगा, हमें मिडिल ऑर्डर के लिए और बैटर्स को मौका देना होगा, ताकि हमारा जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हम अगर वर्ल्ड कप में जाना चाह रहे हैं तो हम खाली ऑलराउंडर्स पे नहीं इन्हिसार कर सकते। हमें अपने टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग करना होगा। अगर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगा तभी हम जो है वो ठीक। परफॉर्म कर सकते हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर देख लें 2017 की, ऐसे ही है, पूरी टीम हमारी हमें चाहिए होगी। पूरी पूरी टीम हमें चाहिए। चाहिए होगी। नीचे Exactly. से बाबर आजम आके चले, नीचे से जो है वो मोहम्मद हफीज चले थे उसमें। Exactly. तो ये जब तक प्रॉपर टीम वर्क नहीं बॉलिंग होगा। प्रॉपर हुई थी मोहम्मद आमिर की जाने से। बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह फिर भी गाय बगाए मुलाकात होती रहेगी। साद अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल के दिन फिर मुलाकात होती है कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।